हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2024 में इग्नू में एग्जाम देने वाले, ऑलरेडी इग्नू में एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। आप चाहे किसी भी कोर्स के लिए यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पर आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर के जाना है। आप में से कई ऐसे हैं जिनको अभी भी एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम होने वाला है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम में जाते वक्त, आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी है, क्या चीजें लेकर नहीं जानी है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको अब क्या करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ। साथ में ये भी बताऊंगी कि आपको जो यहाँ पर आपका इग्नू में किस तरीके से आपके मार्किंग की जाती है, आप लोग कैसे लिख कर आएंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने में मार्क्स में हम पास होते हैं, कितने में हमारी बैक मानी जाती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है। ओवरऑल आज की क्लास में कंप्लीटली मैं आपको बताने वाली हूँ, और एग्जाम देने के बाद रिजल्ट कब आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक बने रहना, क्योंकि आपको ए टू जेड इग्नू से रिलेटेड मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके एग्जाम से रिलेटेड। आपके अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उससे रिलेटेड, एग्जाम में जाओगे तो वहां पर आपको अपने आंसर शीट को कैसे फिल करना है, आपके मार्क्सिंग जो है, मार्क्स जो किस तरीके से आएंगे, कितने मार्क्स पर पास होते हैं, ये सब कुछ ए टू जेड आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आगे आने वाली वीडियो से रिलेटेड अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले आप देखोगे हमारे, जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तो क्या क्या चीजें वहां पर अलाउड होंगी। वैसे आपने ऑलरेडी अपना एडमिट कार्ड या हॉल टिकट जो डाउनलोड कर लिया होगा, तो देखो सबसे पहले अपना जो हॉल टिकट है उसको प्रिंट आउट करा लो। मैंने पहले भी कई बार अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा है कि हॉल टिकट जो आप प्रिंट आउट कराओगे वो 1 से 2, यानी सिर्फ एक की यहाँ पे प्रिंट आउट मत कराना, 2 प्रिंट आउट जरूर करवाना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा मिस प्रिंट हो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है, तो उससे क्या होता है आपको एग्जाम देने में लेट हो जाएगा, क्योंकि फिर वहां के टीचर आपको इधर घुमाएंगे इधर घुमाएंगे। इससे अच्छा है कि हम 2 रखें। तो पूरी कोशिश करो कि आपको 2 कॉपी जरूर रखनी अपने हॉल टिकट का। डाउनलोड कर लिया होगा, लिंक नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अदरवाइज आपको क्या करना है, हॉल टिकट जब भी प्रिंट आउट कराओ 2 जरूर करवाना, ताकि आपको जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको और भी आपका कहीं भी टाइम वेस्ट ना हो। आपको पता है आपके एग्जाम का टाइम ही 3 घंटे का होता है, किसी किसी का 2 घंटे का होता है। तो अगर आप सोचो हॉल टिकट मिसप्लेस हो जाएगा तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट करवाएंगे टीचर, टीचर का कुछ नहीं जाएगा, वो आपको तब भी उतना ही टाइम देंगे आपको आंसर राइटिंग लिखने के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपना जो हॉल टिकट प्रिंट आउट करवाओगे वो 2 पेजेस में करवाना, 1 पेज मत रखना, 2 होने चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये एक तो आप लोग अपने एग्जाम सेंटर में अपना हॉल टिकट लेके जाना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपको अपना इग्नू का आईडी कार्ड, तो जब आपने एडमिशन लिया होगा तो इग्नू का आईडी कार्ड आपको अपने पास रखना है। लेकिन आप में से कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इग्नू का आईडी कार्ड नहीं होगा, तो कोई इशू नहीं है, आपके पास आपकी जो भी गवर्नमेंट आईडी होगी वो आपको लेके जाना, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, जो भी आपके पास होगा तो वो आप ले जा सकते हो। अब यहाँ से भी कई बार यहाँ पर मुझे कमेंट या मैसेज आते हैं कि मैम उसको जो है यहाँ पर उसका भी प्रिंट आउट लेकर जाना है या ओरिजिनल लेके जाना है। देखो ये जो चीजें होंगी गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो भी आप कुछ भी लेकर जा रहे हो तो वो ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है। उसकी फोटोकॉपी लेकर नहीं जानी होती। ये अगर आप आधार कार्ड लेकर जा रहे हो, चाहे आप पैन कार्ड लेकर जा रहे हो, आप कुछ भी लेकर जा रहे हो गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो भी आपका आईडी कार्ड होगा वो ओरिजिनल लेकर के जाना होता है, तो उसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर आईडी कार्ड नहीं है तो अदरवाइज इग्नू का आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आपके पास आईडी है उसको जरूर लेकर जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपके पास ब्लैक और ब्लू पेन आपको रखना है, पेंसिल भी रख सकते हो अगर आप कोई भी डायग्राम या कुछ भी ग्राफ एंड ऑल दैट, क्योंकि किसी का मैथमेटिक्स होगा, कोई केमिस्ट्री फिजिक्स का भी एग्जाम देने जा रहे होंगे, तो अपने जो बेसिक सी चीजें हैं वो ले जा सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरी कोशिश करना कि आप सिर्फ अपने एग्जाम में ब्लैक और ब्लू पेन का ही आपको यूज करना है। अब आप में से कुछ होंगे मैम जेल पेन का यूज करना है या बॉल पेन, क्योंकि कुछ ऐसे बेसिक बेसिक से अजीब से भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं, आपकी रिक्वायरमेंट आपको जिसमें लगता है कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छे से होती है, तो आप उसमें से लिख सकते हो,
ठीक है। और आप में से होंगे मैम ब्लू और ब्लैक दोनों से लिखना कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी चॉइस है। आप सिर्फ एक पेन का यूज करना चाहो तो एक का भी कर सकते हो, दोनों का करना चाहते हो दोनों का भी कर सकते हो, लेकिन ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई थर्ड पेन आपको अपने आंसर राइटिंग में मेंशन नहीं करना है, ठीक है। जेल पेन पेन सॉरी यूज करना है या बॉल पेन यूज करना है, वो आपके कंफर्टेबल है, जिसमें भी आपकी स्पीड अच्छी हो, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं कि हमारी स्पीड जिस पेन से बनती है ना, वो पेन रखना है। दूसरी चीज, आप में से बहुत लोग क्या होंगे कि कोई एक एक पेन लेके जाएगा, फिर हर एक एग्जाम सेंटर में होता सब एक दूसरे से मांगते हैं। पूरी कोशिश करो, मैं ये नहीं कहूंगी 2 ब्लैक पेन लेके जाइए 2 ब्लू, कोशिश करो 2 नहीं तो 3 3 तो होना चाहिए। ब्लैक पेन तो चलो 2 लेकर जाओ, लेकिन पूरी कोशिश करो ब्लू पेन आपके पास 3 होने चाहिए, ताकि कभी कोई भी क्या होता है खो जाता है या कभी कोई पेन आपका चला नहीं, तो किसी भी कारण से आपका जो एग्जाम है वो रुकना नहीं चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। तो ऑब्वियस है, मास्टर्स कर रहे हो, इससे पहले भी कई बार एग्जाम दे चुके हो, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कॉलेज में आ चुके हो ओवरऑल, तो आप ऑलरेडी कई बार एग्जाम दे चुके हो, ये सारी जो बेसिक जो गलतियां होती है आपको पता ही है, ठीक है। तो कोशिश करो। तो हमें क्या करना है, 3 पेन आपको कम से कम ब्लू जरूर लेके जाना है, ब्लैक भी 2 रख लो, और पेंसिल आप ले जा सकते हो, ठीक है, आपका जो भी एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपका है एग्जाम पैड, ठीक है, ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है तो ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आपका जो बोर्ड होता है ना, जो कार्डबोर्ड आप लोग यूज करते हो, वो आप ले जा सकते हो, वो भी ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है, अदरवाइज आप बेंच पे भी रख के लिख सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कार्डबोर्ड अपना लेकर जाते हो, बहुत सारे तो ऑब्वियस है अपने उसी जो आपको बेंच वहां पर दिया जाता है आप उसी पर लिखते हो, ये आपके ऊपर है, जो भी आपको कंफर्टेबल हुआ तो। क्योंकि कभी कभी आपको पता है बहुत से ऐसे सेंटर होते हैं जहाँ की फर्नीचर अच्छी नहीं होती है, तो आपको लिखने में प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग अपना एग्जाम पैड या फिर जिसे आप कार्डबोर्ड कहते हो वो भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। देखो, कॉमन सेंस वाली बात जो मैं आपको बता ही रही हूँ, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, एक्स्ट्रा पेन जरूर लेकर जाओ ताकि आप अपने के साथ साथ दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प कर सको। वाटर बॉटल अलाउड है, ठीक है, वो आप ले जा सकते हो। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये बातें क्लियर हो गई, एग्जाम सेंटर में क्या क्या चीजें लेकर जानी है, पहली मैंने ये चीज क्लियर कर दिया। इससे रिलेटेड कोई डाउट है जल्दी से सभी कमेंट करो, ठीक है। मेरी तरफ से सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट, और खासतौर से एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट यहाँ पर है, वैसे हर एक स्टूडेंट को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, बट एमए हिस्ट्री वाले स्टूडेंट का एग्जाम जो है वो 9 दिसंबर आपके मंडे से स्टार्ट है, तो आपको डरना नहीं है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने जो भी प्रिपरेशन किया है उस पर फोकस करो, रिवीजन करो, कुछ भी नया मत पढ़ो, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। पहली चीजें क्लियर हो गई कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या लेकर जाना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी कुछ गाइडलाइंस के बारे में। अब गाइडलाइंस क्या है, देखो गाइडलाइंस ये है कि यहाँ पर पहली चीज याद रखना कि आपको कोई भी सप्लीमेंट्री सीट नहीं मिलेगी। आप लोगों को जो भी एक सीट प्रोवाइड की जाती है उसमें टोटल 24 पेजेस होते हैं। मैं दोबारा आपसे बता दूं क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस गलत फहमी में रहेंगे कि अभी हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री सीट भी मिलेगी तो हम लोग सिर्फ लिखते रहें। तो यहाँ पर इग्नू में ऐसी गलतियां मत करना, क्योंकि इग्नू जो है वो कोई भी सप्लीमेंट्री सीट प्रोवाइड नहीं करता। आपको एक ही सीट प्रोवाइड होगी जिसमें टोटल 24 पेजेस होंगे। 24 पेजेस का मतलब आगे पीछे करके, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे मैम सिंगल पेजेस करके, आपके कमेंट भी इतने अजीब तरीके से आते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ही बेसिक से डिटेल में सब कुछ बता दूं। 24 पेजेस ओवरऑल, ये आपके 12 पेजेस होंगे अगर आप सिंगल काउंट करोगे, आगे पीछे करके काउंट करेंगे तो 24 पेजेस में आपको अपने 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। डन। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा सीट जो है वो प्रोवाइड नहीं होगी। और आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो मैम क्या हम लाइन छोड़ छोड़ कर अपने आंसर राइटिंग को लिखे, तो इस तरीके से आंसर मत लिखना, आपको हर एक लाइन का यूज करना है अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है आपको उसके बाद क्या करना है, अटेंडेंस शीट वहां पर आपको दी जाती है जब आप वहां पर बैठेंगे ना अपने एग्जामिनेशन सेंटर में, तो साइन आपको अपना प्रॉपर करना है। इनकरेक्ट सिग्नेचर मत करना क्योंकि फिर एब्सेंट माने जाते हो, कहीं आपने किसी और के में कर दिया। सिग्नेचर आपको जरूर करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टीचर ने आपको अटेंडेंस शीट पर साइन करवाया है या नहीं। कई बार ऐसे क्या होता है
कि आप लोग करके नहीं आते या टीचर ने आपसे नहीं करवाया होता, क्योंकि बहुत सारे आप में से कई ऐसे होंगे जो इग्नू में फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे होंगे, राइट। तो याद रखना, आप जब अपने एग्जामिनेशन सेंटर में बैठोगे तो वहाँ पर आपको एक अटेंडेंस शीट प्रोवाइड होती है, जिसमें आपका नेम होता है, आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, आपको जो आंसर शीट मिलेगी वो आपको फिल करना होता है, उसका भी एक नंबर होता है वहाँ पर, वो आपको फिल करना होता है, ठीक है। और देन आपको साइन करना होता है, तो ये ज़रूर आपको याद रखना है, और आपको साइन भी सही जगह करना, क्योंकि वो चेकआउट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इनरोलमेंट नंबर, आपको पुट करना है। देखो, अभी मैंने ऑलरेडी अपने जो पेड बैचेस के मेंबर है, अभी मैं आपको बता देती हूँ, आपको अपना जो इग्नू का फ्रंट पेज है वो किस तरीके से भरना है, उस बात पे अभी हम बात करेंगे। देखो, उसके बाद आगे क्या करना है, आपको अपना आंसर शीट सबमिट करना है। अब तो उससे पहले सिग्नेचर देख लेना, और दूसरा देखो, पहला तो स्टैंप भी याद रखना, वहां पर एक टीचर आते हैं जो आपके आंसर शीट पे एक स्टैंप लगाते हैं, जहाँ पे भी आपका स्टडी सेंटर पड़ा होगा ना, एग्जाम सेंटर, तो वो स्टैंप भी जरूर लगाएंगे। तो आपको इन बातों का याद रखना है कि उन्होंने आपसे एक तो सबसे पहले अटेंडेंस शीट पे साइन कराई या नहीं, पहले बात तो आपको याद रखना है। दूसरा, आपके उसमें स्टैंप भी लगा है या नहीं, ठीक है। आपकी जो आंसर राइटिंग जो शीट होती है उसमें टीचर आके साइन करते, तो कंपलसरी होना चाहिए। आपको ये चेकआउट करना है कि आपके टीचर ने आकर आपके आंसर शीट पे साइन किया है या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, रह जाता है। अगर नहीं किया है तो आप अपने टीचर से कहो कि आपको यहाँ पर साइन करना है, आपने नहीं किया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, आपको सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी को ये एग्जाम में पता है कि आपको अपने एग्जाम में टाइम पर पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 मिनट पहले ही गेट बंद कर दिया जाता है, तो पूरी कोशिश करो कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर में टाइम पर पहुंचना है। खास तौर से फर्स्ट डे में आपको जरूर टाइम पर पहुंचना है, क्योंकि उसके बाद तो आपको आइडिया लग जाता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर कितना दूर है। किसी किसी को लगता है कि 15 मिनट का ही रास्ता, जल्दी पहुंच जाएंगे, बट ट्रैफिक भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है। और देखो, कई ऐसे भी एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं जहां पर क्या होगा, जैसे कि आप लोगों का, जैसे आपको पता है ना, एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक नून का शिफ्ट आपके इग्नू में। तो ये एक तो आपका 10 बजे का टाइमिंग है, 10 से 1 बजे का टाइम, उसके बाद 2 से 5 बजे का टाइम आपके एग्जामिनेशन का है। आपके अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 बजे से पहले यानी 1:45 पर ही कुछ कुछ टीचर आपको क्वेश्चन पेपर भी दे देते हैं। लिखने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करो कि कैसे भी करके, जो मॉर्निंग वाले स्टूडेंट हैं, 9 से 9:30 बजे कैसे भी करके आपको अपने सेंटर पे पहुंचना है। और जो नून वाले, जो शिफ्ट वाले होंगे, आपको 1 से 1:30 बजे तक कैसे भी करके आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना ही है, ठीक है। तो ये मत सोचना पास में है, नहीं, पहले दिन जल्दी भी पहुंच जाओगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन टाइम पर रहना है, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आप लोग नहीं ले जा सकते हो। आपका फोन हुआ, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ, ठीक है, ये सब अलाउड नहीं है। नोट्स हुआ, बैग हुआ, ये सब एग्जाम हॉल में नहीं, बहुत ही बेसिक सी बात है। देखो, इसमें क्या है, अब आप में से ये भी कहेंगे कि मैम फोन कैसे नहीं ले जा सकते, तो हम तो बाहर से आए हैं, बहुत दूर से। तो देखो, फोन ले जा सकते हो, लेकिन आप एग्जाम हॉल में नहीं ले जा सकते। अंदर ले जा सकते हो तो वहां पर आपको सबमिट करवाना होगा। अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर, किसी रिलेटिव के साथ गए हो, तो आप या तो फोन उन्हें दे दो, ठीक है, या तो आप लोग वहां पर जो सबमिट कराया जाता है वहां पे करवाना है, ठीक है। बाकी और कैलकुलेटर ऑब्वियस सी बात है, कभी भी किसी भी एग्जाम में अलाउड नहीं होता। देखो, मीडियम अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो हिंदी इंग्लिश आपका जो भी लैंग्वेज होगा वो आपको करना है। मैंने पहले भी बताया कई बार प्रीवियस वीडियो में, आप में से कई ऐसे होते हैं कि मैम हमने जब एडमिशन लिया तो हिंदी मीडियम फिल किया था, बट अब हमें इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना है, तो बिल्कुल दे सकते हो। आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने एडमिशन लिया इंग्लिश मीडियम में, लेकिन अब वो हिंदी में एग्जाम देना चाहता है, तो बिल्कुल दे सकते हो। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी श्योरिटी मैं पूरी आपको देती हूँ। आप मेरे कहने पर, अगर आप चाहते हो कि आपने जो भी एडमिशन के टाइम पर लैंग्वेज चूज किया था उसमें एग्जाम नहीं देना चाहते, दूसरे लैंग्वेज में देना चाहते हो, तो बेफिक्र होकर के जाओ, ठीक है, बेफिक्र होकर। बट आपको याद रखना है, जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर कर रहे हो अपने एग्जाम में, वो अपने ऑल सब्जेक्ट में करोगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट में अगर इंग्लिश मीडियम में लिखा है तो अदर्स भी सब्जेक्ट में हिंदी मीडियम नहीं कर सकते, इंग्लिश मीडियम में ही एग्जाम देना है।
ठीक है। तो इग्नू में यहाँ पर आपको इतनी छूट है कि आप अपने अकॉर्डिंगली लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। एडमिशन में चाहे कुछ भी लिखा हो, कोई मैटर नहीं करता। आप एग्जामिनेशन में आपका मन कर रहा है कि आपको इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है, आप उस लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे सकते हो जिसमें आप लोग कंफर्टेबल है। यहाँ तक क्लियर। देखो, इसके बिना वीडियो को स्किप करें, एंड तक देखना, और फिर कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लो डाउट के लिए और अपडेट के लिए। दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है सब कुछ आपको टाइम टू टाइम यहीं पर पता चलेगा, तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और जितनी चीजें आज की क्लास में बता रही हूँ, कहीं भी किसी से भी टॉपिक में ये देखने सुनने के बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू पूछ लो। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पर लैंग्वेज को लेके कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जिस भी मन करे किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आपके एग्जाम की ड्यूरेशन है, आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन है। किसी का एग्जाम मैंने आपको बताया 2 घंटे का होता है, किसी का एग्जाम 3 घंटे का होता है, किसी का एग्जाम 1.5 घंटे का ही होता है। तो वो मैटर करता है कि आपने कौन सा कोर्स लिया है, और उतने ही टाइम ड्यूरेशन में आपको अपना एग्जाम देना पड़ता है। देखो, दूसरा एक बात याद रखना, जैसे कि जिनका 3 घंटे का होता है और आपको कभी अपने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलना है, तो देखो 1 घंटे, किसी भी एग्जाम में 1 घंटे से पहले आप नहीं निकल सकते। चाहे आपको पेपर लिखना है, नहीं लिखना है, वॉशरूम जाना है, वटेवर जो भी आपकी चीजें होंगी, 1 घंटे तो आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठना ही पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी। 1 घंटे तक आप लोगों को बाहर नहीं जा सकते। 1 घंटे के बाद आप लोग निकल सकते हो। उसके बाद आपको अपना एग्जाम देना है, नहीं देना है, आप कुछ भी रीजन हो, वॉशरूम जाना है, ऑल दैट 1 घंटे के बाद ही अलाउ किया जाता है। उससे पहले आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। और जिस भी स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा आपके कुछ कोर्स में, तो उसके लिए आपको OMR शीट मिलती है, आप वो सब चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट है आपका एग्जाम सेंटर और आईडी कार्ड। मैंने आपको बताया इग्नू का आईडी कार्ड रिक्वायरमेंट है, नहीं तो कोई भी गवर्नमेंट आईडी है वो आप वैलिड है, वो आप कर सकते हो। एग्जामिनेशन हॉल से आप 1 घंटे से पहले नहीं जा सकते। देखो, मैंने भी आपको ये बात पहले ही क्लियर कर दी है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल से पहले नहीं जा सकते। अब मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने एग्जाम देने जाओगे तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम इग्नू में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आपका जो इग्नू का जो फ्रंट पेज होता है ना आंसर शीट में, उसे कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना आप सभी। देखो, यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका आंसर शीट है। इस आंसर शीट में आप देखोगे सबसे पहले आपको मिलेगा इनरोलमेंट नंबर। तो इनरोलमेंट नंबर की अगर हम बात करें, इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर किस में मेंशन करना है, नंबर में। तो आपका जो भी, और ना यहाँ पर आपके ना बॉक्सेस बने होते हैं, इस तरीके से आप देखोगे बॉक्सेस बने होंगे, ठीक है। और जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर होगा वो आपके एडमिट कार्ड में चेकआउट कर लेना, वहां से आप लिख सकते हो। मैं ऐसे ही कुछ भी नंबर यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। मान लो आपका ये एडमिट कार्ड है। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट है जो क्या करते हैं वो मैं आपको बता दूं, तो ये बाकी के बॉक्सेस खाली है क्योंकि आपका एनरोलमेंट नंबर तो इतना ही था। तो बाकी के जो खाली है उसमें बच्चे क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। तो आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना, ना आपको आगे 0 लगाना है, ना आपको पीछे 0 लगाना है। जितना भी एनरोलमेंट नंबर है सिर्फ वही लिखना है, बाकी के बॉक्सेस को छोड़ना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। पूरी कोशिश करना, कुछ मत करना, और अगर ज्यादा कुछ हो तो कट भी कर सकते हो, क्रॉस लगा दो, लेकिन कोई भी 0 नहीं लगाएगा। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, इससे आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस है आपका एनरोलमेंट नंबर बदल जाएगा ना, तो बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये काम करते हैं और किया भी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ 0 नहीं लगाना है, ना आगे लगाना है ना पीछे लगाना है। जितने भी नंबर आपको दिया गया एनरोलमेंट नंबर में सिर्फ वही मेंशन करना, बाकी के बॉक्सेस को चाहे तो क्रॉस मार दो या स्किप छोड़ दो, कुछ नहीं करना, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आपका होगा उसी में इनरोलमेंट नंबर दोबारा करना है, लेकिन वर्ड में लिखना है। इसमें भी सेम बॉक्सेस बने होंगे आपके, ठीक है, इसमें भी सेम बॉक्सेस बने होते हैं। तो अभी आपने जो यहाँ पर आपने इनरोलमेंट नंबर मेंशन किया वो ये वर्ड में लिखना है। लाइक आपको इस तरीके से लिखना है 8 फिर 9, और आपको इतना छोटा छोटा करके लिखना है कि एक ही बॉक्स में वो वर्ड आ जाए, ये नहीं बॉक्स से बाहर जा रहा है। तो 8 9 3 इस तरीके से लिखना है, जैसे मैंने अभी लिखा इस तरीके से आपको लिखना है।
ठीक है। तो वर्ड में आपको लिखना है, इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है, और बाकी के जो बॉक्सेस रहेगा उसको छोड़ देना, उसमें बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं करना। तो इनरोलमेंट नंबर सबसे पहले क्या समझ आया? बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज जाते हैं कि मैम इंग्लिश में कहीं आप लोग क्या करोगे, कई ऐसे होंगे जो इंग्लिश में ऊपर लिख देंगे और मैथ्स में नीचे लिखेंगे। ऐसा नहीं करना आपको डिटेल में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो पहले आपको नंबर में लिखना है और फिर वही इनरोलमेंट नंबर आपको वर्ड में लिख। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो आपका बॉक्स होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन का सेंटर कोड, जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। आपको अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, वो 4 to 5 डिजिट का होगा, वैसे 4 का ही होगा। जो भी होगा वो आप लिख लेना अपने अकॉर्डिंग, मैंने कुछ भी लिख दिया तो आपने अपने, वो आपको नहीं भी पता होगा, वरना आपके जो जहाँ भी एग्जामिनेशन हॉल में क्लास में ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिख देते हैं, अगर उन्होंने नहीं भी लिखा तो कोई इशू नहीं है। आपके एडमिट कार्ड पे चेक करना, एग्जामिनेशन सेंटर का एक कोड लिखा होगा, वो मेंशन करना है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें लिखा होगा आपका डे और डेट। जैसे कि मान लो आप लोगों का एग्जाम कब है, डे मतलब मंडे को, और डेट मान लो कि अभी 9th of December को आपका एग्जाम है, तो आपने लिख दिया ये डेट। तो नेक्स्ट बॉक्स में क्या करना है आपको, डे और डेट मेंशन करना है। ठीक है। उसका नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा प्रोग्राम कोड। इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है। फिर आपसे पूछा जाएगा कोर्स कोड। देखो यहाँ पर बहुत गलतियां करते हो, फिर आपको व्हाइटनर लगाने की जरूरत पड़ती है, और फिर टीचर भी आपको वहाँ पे जरूर डांट लगाएंगे, क्योंकि हम सभी इतने बड़े बड़े और इतने बेसिक सी गलतियां कर रहे हो। तो ये गलतियां आप ना करो, इसलिए मैं आपको आज की क्लास में इस वीडियो में बता रही हूँ। वीडियो बेशक लंबी हो जाएगी, लेकिन A to Z आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को एक बार सुन लो, कोई गलतियां आपसे नहीं होने वाली। ठीक है। देखो प्रोग्राम कोड क्या होता है, आप लोगों ने जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है, कोर्स कोड क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट का कोड होता है वो लिखना होता है। जैसे आपका जो भी प्रोग्राम होगा उसमें 5 to 6 इतने सब्जेक्ट होंगे, तो वो कोर्स में लिखते हो। मान लो आप MA हिस्ट्री कर रहे हो, तो आपका जो कोड होगा वो MAHI होगा, जो नए वाले हैं। पुराने होंगे तो MAH होगा। कोर्स कोड जो आपका जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने गए हो ना आप लोग, जिस भी दिन, वो मेंशन करना है। वो भी नहीं पता, अपने एडमिट कार्ड में चेक करना, आपके हर एक सब्जेक्ट के आगे कोड मेंशन है। ठीक है। तो मान लो आप पहले दिन एग्जाम देने गए अपने फर्स्ट बुक का MHI 101 का प्रोग्राम कोड आप समझ गए। आपने जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया है, मान लो आपने मास्टर इंग्लिश में लिया है, तो आपका जो कोड है वो MEG है। ठीक है। MEG आप लोगों का कोड है। इसी तरीके से आप अपना कोर्स चेक करना। तो प्रोग्राम कोड क्या होता है, जो भी जिस भी कोर्स से हम कर रहे होते हैं, कोर्स कोड क्या होता है, जिस भी कोर्स से आप कर रहे हो उसके जो सब्जेक्ट होंगे ना वो मेंशन। उसके बाद नेक्स्ट में आपको इसी कोर्स का टाइटल पूछा जाता है। तो कोर्स का टाइटल मतलब इस वाली जो बुक है जिसका आप एग्जाम देने गए हो उसका नाम मेंशन करना है। तो वो आपके एडमिट कार्ड में होगा। जैसे कि MHI 101 जो ये बुक है, इस बुक का नाम है एंशिएंट और मेडिएवल सोसाइटी। तो आपको अपने बुक का नाम भी नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, ये सारी चीजें आपके आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, वहां से देख करके आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो। ठीक है। कोर्स टाइटल के बाद आपसे पूछा जाएगा आपका मीडियम। तो वहाँ मीडियम में आपके पास होगा हिंदी, इंग्लिश या अदर। तो आप जो भी जिस भी सब्जेक्ट में दे रहे हो तो उस पर टिक करके और फिर मेंशन कर देना कि आप इस लैंग्वेज में आप अपने एग्जाम देने वाले हो। अब आप में से ये भी एक होगा कि मैम हम हिंदी मीडियम के हैं, तो क्या हमें अपने जो आंसर शीट का जो फ्रंट पेज है हिंदी में फिल करना है? देखो ऐसा कुछ नहीं होता, इंग्लिश में भी फिल कर सकते हो। हिंदी में करना है हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस। ठीक है। कहीं आप सोचो कि मैम इसको इंग्लिश में की जगह हिंदी में करें, तो देखो फ्रंट पेज में कोई मैटर नहीं करता, आप किसी भी लैंग्वेज में, ऐसे आप पंजाबी बंगाली भाषा में तो क्या आप उसमें फिल करोगे, ये सब जरूरी नहीं है। नॉर्मली जिस भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में फिल कर दोगे, बाकी आपका जो भी लैंग्वेज होगा उसमें आप अपने आंसर को लिखते रहना। फ्रंट पेज, मान लो ये एंशिएंट मेडिएवल है, हिंदी में अपना सब्जेक्ट लिखना चाहते हो, प्राचीन और मध्यकालीन समाज, तो हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। नंबर वंबर ये सब जो चीजें ये इंग्लिश में लिख देना। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हिंदी इंग्लिश मीडियम सब एक जैसे भी लिख दोगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या होगा, अपने आंसर शीट पे आप देखोगे तो आपको क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सिग्नेचर होते हैं। तो याद रखना, लेफ्ट साइड पे आपको करना है, राइट वाला जो होता है वो टीचर का होता है, तो टीचर आके साइन करते हैं इस पे।
आपको बहुत सारे गलत कर देते हैं ना, तो याद रखना आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अपने साइन करने हैं, और बस आपको अपना इग्नू का जो आंसर शीट है एग्जाम का फ्रंट पेज, बस यही इतना ही फिल करना है, उसके बाद छोड़ देना, ठीक है। और जब आपका वो होगा, क्या नाम है, जब आपसे आपके अटेंडेंस फिल कराई जाती है, तो इसी जो आपका ये फ्रंट पेज देख रहे हो, इसी फ्रंट पेज की यहाँ पे ना राइट साइड में देखना, एक सेकेंड देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो राइट साइड में ही ना आपको अपने आंसर शीट का एक नंबर दिया होगा, मैं ऐसे ही कुछ भी लिख रही हूँ, तो यही नंबर जब आपको एग्जाम आपके अटेंडेंस में आएगा ना, अपने आंसर शीट का नंबर मेंशन करो, तो यहाँ से कर देना, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया कि आपको अपना फ्रंट पेज कैसे फिल करना है, मैंने डिटेल में बता दिया है। बाकी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ताकि आपको चीजें याद हो। साइन जहाँ पे करना है वहीं करना, गलतियां मत करना, वरना वहाँ की टीचर्स भी आपको जरूर डांटेंगी, ठीक है। चलिए, हॉल टिकट की वैलिडिटी तो ये आपके एग्जाम तक रहती है, मैंने आपको बता ही दिया। आंसर शीट दोबारा नहीं ले सकते, एक ही लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ भी चीटिंग वीटिंग एंड ऑल दैट मत करना। बाकी हर एक सेंटर का अपना एक अलग होता है, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग है। आपकी मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट होगी, जो भी होगा वो देखते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो, यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो एग्जाम है दिसंबर में चल रहा है। बात आती है रिजल्ट कब आएगा। देखो, रिजल्ट जो है वो जनवरी से आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी जो दिसंबर में जिनका एग्जाम अभी 1 दिसंबर को था, 2 को था, तो जिनका एग्जाम अभी स्टार्टिंग में ही चल रहे हैं ना, तो इनका रिजल्ट अभी दिसंबर से देखने को मिल जाता है। तो रिजल्ट इग्नू में जल्दी आने लगते हैं। एक चीज और, इग्नू में जो रिजल्ट आता है, याद रखना, वो सारे सब्जेक्ट का एक साथ नहीं आता, 1 बाय 1 आता है, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट का वो यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर करेंगे, उसका अपडेट मेरे चैनल पर आपको मिलेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और आपके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, ताकि जब भी ये वीडियोस अपलोड हो तो नोटिफिकेशन अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले। तो यहाँ पर क्या है कि इग्नू का रिजल्ट जो है एक बार में अपडेट नहीं होता, 1 बाय 1 आपको होगा। तो जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट पूरा कंप्लीटली देखने को मिलता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आओगे, 1 बाय 1 इग्नू क्या करता है, रिजल्ट डिक्लेयर करता है। और अदर यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है कि हमने एक ही साथ आपका जो मार्क्स है वो यहाँ पर वो अपडेट करे, ये सब नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम में लिखना कैसे है। देखो, मैंने पहले भी बताया, 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको 5 पेजेस में कंप्लीट करना है, आगे पीछे करके। 10 मार्क्स का अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो आपको 3 पेजेस में कंप्लीट करना है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें मार्जिन लाइन ऑलरेडी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करते हैं और राइट हैंड साइड में भी सेम काम करते हैं। तो जिन्होंने ये काम किया, तो टीचर जो आपके मार्क्स हैं पहले डिडक्ट कर देंगे, आपके आंसर राइटिंग पढ़ने से पहले ही इसको डिडक्ट कर देंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, प्लीज कोई भी ये मार्जिन लाइन दूसरी तरफ मत करना। हाँ, ये तब कर सकते हो अगर आप यहाँ पे कोई मैप बनाने वाले हो, कोई टेबल बनाने वाले हो, या अगर आप मैथ केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, रफ वर्क करना हो, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसका थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है, आप चाहे इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, हिंदी हो, अदरवाइज कोई भी अदर सब्जेक्ट हो थ्योरी का, आप में से कोई भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि किसी ने भी ये काम किया तो टीचर आपके मार्क्स वही कट कर देंगे, ठीक है। आप अपने जो आंसर है वो बहुत ही नीट और क्लीन राइटिंग में लिखना है। आप में से अभी बहुतों का कमेंट ये भी आएगा, मैम हमारी तो राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, इतना नीट और क्लीन लिख देना कि टीचर पढ़ पाए। क्योंकि देखो, अगर आपका जो आंसर शीट, ऑब्वियस है आप सिंगल तो स्टूडेंट नहीं हो जो टीचर आपका सिर्फ अकेला ही आंसर शीट चेक करेगा, इतने सारे स्टूडेंट का ऑलरेडी टीचरों को चेक करना होता है। तो वो अगर आपके ऐसा चेक करेंगे तो वो आपका आंसर पढ़ेंगे ही नहीं, और मार्क्स आपको बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इतना तो नीट और क्लीन लिखना है कि टीचर उसे पढ़ सके। दूसरा, मैंने अपने पेड बैचेस में भी ऑलरेडी स्टूडेंट को बताया, मान लो कि आपने कोई भी चीज लिखी है, आप कुछ भी लिख रहे हो और लिखते वक्त आपसे स्पेलिंग गलत हो गई है ना, तो आपको नॉर्मली कट करना है और आगे बढ़ जाना, और फिर उस वर्ड को करेक्ट करके आगे लिख सकते हो,
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे आप में से क्या करते हैं, या तो वाइटनर लगाएंगे, वाइटनर का यूज नहीं करना है, या तो वो इसको कुछ इस तरीके से कट आउट करते हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, ऐसा कर दोगे। ये गलती मत करना, इससे आपकी जो आंसर राइटिंग है, अपनी जो आंसर शीट है, बहुत गंदी दिखती है, जिससे मार्क्स कटने के पूरे चांसेस होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, आपसे कोई मिस्टेक होगी नॉर्मली कट कर दो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये पूरा पूरा कट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये ऑब्वियस है, बेसिक सी जो मिस्टेक है जो हो ही जाती है किसी से भी, तो कोई इशू नहीं है। देखो अच्छे मार्क्स लाने हैं, गुड मार्क्स स्कोर करना है, तो क्या करना है, तो देखो आप ना, मैंने आपको पहले भी बताया, जितनी ज्यादा हेडिंग का यूज करोगे उतने अच्छे मार्क्स आते हैं। इंट्रोडक्शन लिखना, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन में कर पाओ वो आपके ऊपर है। उसके बाद जो भी उन्होंने आपसे मेन क्वेश्चन पूछा है वो, और अपना जो आंसर है वो निष्कर्ष यानी कॉन्क्लूजन पे खत्म करना, प्रस्तावना से शुरू करना और निष्कर्ष पे खत्म करना। आपकी चॉइस है, निष्कर्ष 2 लाइन में लिखो, 3 लाइन में लिखो, वो आपकी मर्जी है। 5 में से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में कर सकते हो, वो भी आपकी चॉइस, लेकिन करो, मार्क्स अच्छे आते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा और इम्पोर्टेंट लिखा है, अब आप में से पहले बहुत सारे डाउट तो ये भी है मैम, पैराग्राफ में लिखे, पॉइंट में लिखे। देखो मैं तो सजेस्ट करूंगी दोनों में लिखो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा कंप्लीटली अपना आंसर पॉइंट में लिखो, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि अपना पूरा कंप्लीट आंसर पॉइंट में लिखो, क्योंकि देखो अगर आप अपना आंसर कंप्लीटली पॉइंट में लिखते हैं तो टीचर की नजर जो है वो आपके आंसर राइटिंग पे ज्यादा पड़ता है। तो अगर आपने कुछ गलत लिखा होगा ना तो मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट हो जाएंगे। एक भी गलती पकड़ी गई तो बिल्कुल कट, ठीक है। तो कोशिश करो पैराग्राफ में करो, बीच बीच में पॉइंट में बता दो, फिर पैराग्राफ में करो, ये चीजें सही होती हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपने अपने आंसर में मेंशन किया है उसे अंडरलाइन करो, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया, अंडरलाइन। जितना हो सके अगर आप मैप बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, ये सारी चीजें आप बनाओ। हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो अपने इतिहासकार हिस्टोरियन का नाम मेंशन करो, बुक जो उन्होंने लिखी है वो करो और उन्हें हाईलाइट करो। आप दिखाओ आपने ये चीज मेंशन की। कहानी हर कोई लिख सकता है, टीचर आपके आंसर को कंप्लीटली कोई भी नहीं पढ़ता, वो ये देखते हैं उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा आपने किस तरीके से दिखाया है। अगर वो क्लीन मिलेगा तो बिल्कुल डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है। इग्नू में बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर अच्छा लिखोगे तो 80 से 90 मार्क्स भी जरूर आते हैं। आप पे होंगे कि मैम इतने मार्क्स देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो यहाँ पे पहली बात, अगर हम बात करें पासिंग मार्क्स की, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। पासिंग मार्क्स 100 में से 40 मार्क्स तो लाना ही है, तभी पास होगे। इससे कम आए तो बैक मानी जाएगी, दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। तो 40 मार्क्स लाना तो कंपलसरी है, ठीक है। और आप में से बहुतों की गलत फहमी ये भी है मैम एग्जाम में अगर 40 मार्क्स से कम आए तो कोई इशू नहीं है, असाइनमेंट के मार्क्स ऐड ऑन होकर के हम पास हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। असाइनमेंट से भी अलग पास होना होता है, इसमें भी 40 मार्क्स चाहिए और इसमें भी। इन सबको मर्ज करके जो भी आपका 70% 30% मिला करके आपकी परसेंटेज बनती है, इन सब पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो सब मैं एग्जाम के बाद बात करूंगी। बट अभी क्या है, एग्जाम लिखना कैसे है, कितना अच्छा लिखना है वो। अब आते हैं, आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ना है। देखो अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। और PYQ करो। जो आप में से कई ऐसे होंगे जिनका एग्जाम कल होगा और अभी तक बुक भी नहीं उठाकर देखी होगी, तो उन्हें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, ज्यादा टाइम तो नहीं है, 2 से 3 साल का ही देख लेना। उसमें से कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट कर लो जो रिपीटेड है, उन्हें कर लो, दैट्स इट, और रिवाइज कर लो। बाकी जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उन्हें कोई भी नया टॉपिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जो भी जितना पढ़ा है सिर्फ उतना ही पढ़ो और रिवाइज करो, और जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपके पास नोट्स है उससे पढ़ो। पूरी बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं कि इसकी वीडियो देख ले उसकी वीडियो देख ले, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हिस्ट्री वाले स्टूडेंट जो ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, तो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए मैराथन सेशन देख लो और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो देख लो, आपके लिए सफिशिएंट है। बट हिस्ट्री के अलावा अदर कोई स्टूडेंट है, अदर कोई कोर्स कर रहे हो, तो आप सभी को क्या मैंने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 साल का निकालो, सिर्फ रिविजन करो, अपने नोट से पढ़ो, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 20 मार्क्स के लिए आपको अपने आंसर को 5 पेजेस में कंप्लीट करना है, बट इट डजंट मीन कि आप पूरे 5 पेजेस बैठ के याद करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपको याद किस में करने में टाइम निकालना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे आपके कोई भी मान लो हिस्टोरियन का नाम है जो आपको याद करना है, आपको अपने आंसर में दिखाना है, वो याद करो। कोई बुक का नाम है वो याद करो, कोई टाइम पीरियड है वो याद करो। सिर्फ नोट्स जो बना रहे हो ना, ये सारी चीजों को याद करो। स्टोरी तो आप लोग खुद भी लिख लोगे,
और स्टोरी आपकी टीचर इतना पढ़ते भी नहीं है। आपको कोशिश करनी है स्टार्टिंग में आंसर कितना अच्छा लिखे कि टीचर पढ़े तो वो बिल्कुल डेफिनेटली समझ जाए कि इस स्टूडेंट को आंसर आता है, और मार्क्स आपको वहीं मिल जाए। क्योंकि पूरे 5 पेजेस बैठ के कोई भी नहीं पढ़ता। आप खुद भी टीचर होंगे आप में से कहीं, तो आप भी क्या पढ़ते होंगे किसी भी स्टूडेंट का? नहीं। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट नोट बना रहे हो तो उसमें आपको इस तरीके से चीजें लिखनी है। टाइम पीरियड लिखो, टेबल बना के करो, है ना। टेबल बनाओ, माइंड में आप बना लो, आप जिसमें कंफर्टेबल है वो बनाओ, बाकी फिर अपने एग्जामिनेशन में चेकआउट कर लो। मैंने अपने बैचेस में भी एक बात बोली है कि आपको क्या करना है, अपने एग्जाम से पहले, आपका एग्जाम जब भी है या फिर दे भी रहोगे, तो आपको अपने एग्जाम से पहले क्या करना है, लिख कर देखना है, खुद से एक क्वेश्चन सॉल्व करना और देखना है कि आप अपने एग्जाम को 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा रहे हो। क्योंकि पहला एग्जाम जो देकर आओगे ना आप सभी, सबसे पहले गलती तो ये होगी कि मैम हम 5 में से 4 क्वेश्चन कर पाए, आपकी स्पीड की वजह से। हम सोचते तो है पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। देखो अगर 4 क्वेश्चन करोगे, देखो तो मार्क्स कम आते हैं, डेफिनेटली है। पहली बात याद रखना, आपको कैसे भी करके अपने 5 क्वेश्चन करने ही करने, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, उससे रिलेटेड जो भी आपको समझ में आ रहा है जरूर अटेम्प्ट करना। दूसरी बात, आपके जो 24 पेजेस है ये सारे के सारे पेजेस फिल होने चाहिए, चाहे आप कैसे भी करो, ये आपके ऊपर। तीसरी बात, एक बात करना, वर्ड लिमिट का याद रखना। ऐसा मत करना कि आपने एक क्वेश्चन मैंने 5 पेजेस में बताए हैं, तो आप एक क्वेश्चन को 7 पेजेस में पूरा फिल करने में लगे हो, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो सिर्फ 2 पेजेस में, तो मार्क्स भी उस हिसाब से ही आएगा। देखो ज्यादा और कम लिखने से कुछ नहीं होता, कम लिखोगे तो मार्क्स डेफिनेटली कम आएंगे, ज्यादा लिखोगे तब भी, क्योंकि वर्ड लिमिट इग्नू ने दे रखी है, टीचर उससे ज्यादा देखेगा नहीं, मार्क्स आपको तब भी 20 से ही मिलेगा। आप ये मत सोचना आपने 7 पेजेस में लिखा है तो बिल्कुल 20 में से 20 आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि मार्क्स और कम आते हैं, क्योंकि आपने कहानी लिखने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये सब गलतियां आप सभी करते हो। मैं हर साल अपने हर एक बार, क्योंकि आपको पता है इग्नू में 2 बार एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, एक जून में एक दिसंबर में, हर एक सेशन में मैं यही बात कहती हूँ। तो खास तौर से जो फर्स्ट टाइम इग्नू में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं ये चीजें बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने वर्ड लिमिट दे रखी है उतने में करना, उससे ज्यादा जाना ना कम जाना। 24 पेजेस को कैसे भी करके फिल करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं स्किप करना, जरूर लिखना है, अपनी स्पीड को जरूर बढ़ाओ। अपने फर्स्ट एग्जाम को देने से पहले खुद से अपने आप लिख कर देखो कि आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन कितनी देर में कर पा रहे हो, क्योंकि स्पीड आपकी कम होगी तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट का देखना कमेंट जरूर आएगा एग्जाम के बाद, मैम हमारा एक क्वेश्चन रह गया, हमारी स्पीड की वजह से, क्योंकि आप प्लानिंग के साथ आपने नहीं किया। देखो खुद के नोट्स बनाए हुए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि फिर एग्जाम में आपको सिर्फ अपने नोट्स दिखाई देंगे, क्योंकि आपको याद आएगा मैंने अपने कॉपी में ये चीज यहाँ पर नोट की थी, मुझे यहाँ पर ये लिखना है। फिर एग्जाम में भी जब वो चीज आंसर लिखोगे ना, तो अगर वो उसमें से कुछ भी वर्ड स्किप हुआ तो आपको याद आएगा यहाँ पे कुछ तो था, होता है ना। किस किस के साथ होता है कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, तो नोट्स अपने खुद के बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ, माइंड मैप बनाओ, पॉइंट्स में बनाओ, वो अपने अकॉर्डिंग जिसको भी आप कंफर्टेबल है वो सारी चीजें करो। लेकिन ये सब कुछ आपको अपने एग्जाम देने से पहले जरूर करना है, क्योंकि देखो अगर आप मास्टर्स करो, कुछ भी कोर्स करो, अच्छी परसेंटेज बनेगी तभी फ्यूचर में आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निकल पाओगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे होंगे यूपीएससी की तैयारी करेंगे, अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो यहाँ पर अच्छी परसेंटेज बनाओगे तो यहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहता है। तो कोई भी इसको मजाक में या हल्की में मत लेना। बाकी जो नॉर्मली कर रहे हैं उनकी बात अलग है, तो पासिंग मार्क मैंने बता दिया 40 मार्क्स होता है, लेकिन पूरी कोशिश करो कि अपनी तरफ से बेस्ट करो, आपने पूरी मेहनत की है, पढ़ाई की है और आप यहाँ तक पहुंचे हो तो अच्छा स्कोर करो। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। एग्जाम में क्या क्या लेकर के जाना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, कुछ नहीं पढ़ा तो सिर्फ क्या कर लो, 2 से 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, डेफिनेटली 60% तक तो कवर कर लोगे, अगर अभी तक बुक भी उठाकर नहीं देखी तो। बाकी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो बीए कर रहे हो चाहे मास्टर कर रहे हो, नोट्स अवेलेबल है, क्लासेस अवेलेबल है, कोई भी इंटरेस्टेड है तो 8821969880 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अदर कोर्स वाले आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके पूछ लो अपने एग्जाम से पहले। जो मैंने अगर इस वीडियो में मे भी कुछ भी स्किप कर दिया हो, आपके डाउट अभी भी बरकरार होंगे तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, नहीं तो ये व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर भी पूछ सकते हो। आप सभी की हेल्प की जाएगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अपने एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें लेकर जाना है, एग्जाम में कुछ नहीं पड़ा तो क्या करना है, एग्जाम का रिजल्ट कैसे आएगा, कब आएगा, और बाकी की सारी चीजें, एग्जाम किस तरीके से लिखना, क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए सुनना, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास
मे बी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना, हर एक स्टडी ग्रुप में शेयर करो ताकि इग्नू के हर एक स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज की क्लास को एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।